तो विद्यार्थियों, आज लेकर आए हैं बायोटेक्नोलॉजी लेसन का दूसरा वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साधन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 3 साधन हैं जो हमें इस अध्याय में पढ़ने हैं। पहला जो साधन है वो एंजाइम, और दूसरा जो साधन है वो संवाहक है। संवाहक को हम वेक्टर कहेंगे, और वेक्टर के रूप में हम आगे पढ़ेंगे कि अधिकांशतया प्लाज्मिड जो है वेक्टर का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। तीसरा जो साधन है, जो आवश्यकता है, वो है सक्षम परपोषी कोशिका की। एक कंपेटिबल होस्ट सेल की आवश्यकता हमें होगी। तो ये 3 ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। तीनों साधन देखिए आप कौन कौन से हैं: एंजाइम, संवाहक और सक्षम परपोषी कोशिका। इसमें सबसे पहला साधन हम पढ़ेंगे और वो है एंजाइम। अनेक प्रकार के एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और इसके बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाया जा सकता। अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है तो हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे पहला एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जीवाणु भित्ति के लयन में ज़रूरी होता है। यदि हमें जीवाणु का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो सबसे पहले आवश्यकता होगी कि हम उस जीवाणु की भित्ति को हटाएं, और जीवाणु की भित्ति का लयन करने के लिए, अपघटन करने के लिए लाइसोजाइम आवश्यक होता है। दूसरा जो एंजाइम है वो सेलुलेज और पेक्टिनेज। अगर हम पादप कोशिका का डीएनए निकालना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेलुलेज और पेक्टिनेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कवक भित्ति का लयन करके हम उससे डीएनए निकालेंगे तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी काइटिनेज एंजाइम की। प्राणी कोशिका झिल्ली का लयन डिटर्जेंट द्वारा किया जा सकता है। यदि डीएनए से जुड़े हुए आरएनए को हमें हटाना हो तो आरएनएज, यहाँ ध्यान रखें, कैपिटल आर एन और एंजाइम के लास्ट ये जो 3 अक्षर जो कि एंजाइम में हमेशा आते हैं, जनरली देखा जाए तो ये आरएनएज जो है डीएनए से जुड़े हुए आरएनए को उपचारित करता है। जीवों में क्या होता है कि डीएनए जो है उसकी पैकेजिंग करने के लिए आरएनए हेल्प करता है, उसको पैक करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर हमें डीएनए प्राप्त करना है तो उसे आरएनए से अलग करना होगा या डीएनए से आरएनए को हटाना होगा। तो इसके लिए हम आरएनएज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। यदि डीएनए से कोई प्रोटीन जुड़ी है, एज लाइक हिस्टोन प्रोटीन, तो हम प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग करेंगे जो डीएनए से जुड़ी हुई हिस्टोन को हटा देगा। तो यहाँ हमने देखा कि ये कुछ एंजाइम हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनकी आवश्यकता होती है: लाइसोजाइम, सेलुलेज और पेक्टिनेज, काइटिनेज, डिटर्जेंट, आरएनएज और प्रोटीएज। इन्हीं एंजाइमों में अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो एक महत्वपूर्ण एंजाइम हमारे सामने आएगा, और वो है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या फिर सीमाकारी एंजाइम इनको कह सकते हैं। हम इनको अवरोधित एंजाइम कह सकते हैं, और मोलिक्यूलर सीजर्स इनको कहा जा सकता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को हम रेस्ट्रिक्टेज भी कह सकते हैं। तो इनके कई प्रचलित नाम हैं। ये जो एंजाइम हैं ये न्यूक्लिएज एंजाइम के ग्रुप में शामिल हैं। न्यूक्लिएज एंजाइम की अगर जानकारी हम लें तो न्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक अम्ल के अपघटन का कार्य करते हैं, उन्हें काटने का कार्य करते हैं। तो डीएनए या फिर आरएनए को काटने का कार्य न्यूक्लिएज एंजाइम करते हैं, और उसी न्यूक्लिएज एंजाइम के ग्रुप में, पूरे ग्रुप में एक प्रतिबंधन एंजाइम हम पढ़ेंगे।
न्यूक्लिएज एंजाइम खुद दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। तो ये जो दो न्यूक्लिएज एंजाइम हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज क्या 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 चीज़ है? एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए सेगमेंट्स को बाहरी किनारों पर से काटता है। एक्सोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम क्या करते हैं? डीएनए को बाहरी किनारों से काटते हैं। ये 5 एंड या 3 एंड, 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड्स जो होते हैं वहाँ से न्यूक्लियोटाइड को हटाने का काम करते हैं, अर्थात डीएनए को हमेशा किनारों पर से काटने का कार्य करते हैं, न कि बीच में से काटने का। ये ध्यान रखें, इसीलिए इनको एक्सोन्यूक्लिएज कहते हैं। इसीलिए इनको हमने क्या कहा? एक्सोन्यूक्लिएज कहा, क्योंकि एक्सो मीन्स आउट, बाहर, एग्जिट। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा न्यूक्लिएज एंजाइम पढ़ें दूसरे टाइप का, वो होता है एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज बड़ा आसान है। इस अगर हमने एक्सोन्यूक्लिएज पढ़ा है कि बाहरी किनारों से काटते हैं, तो ये डीएनए को मॉलिक्यूल को बीच में से काटने का काम करते हैं और कहीं से भी काट सकते हैं। एंडोन्यूक्लिएज बीच में से डीएनए को कहीं पर भी काट सकते हैं, ये ध्यान हमें रखना होगा। जैसे कि ये डीएनए एक सेगमेंट है और इस डीएनए सेगमेंट को अगर हम एंडोन्यूक्लिएज से काटेंगे तो वो यहाँ से भी काट सकता है, यहाँ से भी काट सकता है, अर्थात उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो पहचान करके विशेष जगह से उसको काटे। इन्हीं एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का एक विशेष प्रकार होता है जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। देखिए यहाँ पर एंडोन्यूक्लिएज जो वर्ड है वो हमें ये बताता है कि ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लिएज है, मतलब वो डीएनए को बीच में से काटता है। दूसरा जो ये आर शब्द है, आर अक्षर जो है, ये हमें बताता है कि रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई न कोई सीमा यहाँ पर कार्य करती है, जैसे कि ये एक विशिष्ट जगह से पहचान करके डीएनए को काटता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसीलिए इनका नाम पड़ा। और ये मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करते हैं, इसीलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। और ये डीएनए को बीच में से बीच में से काटने का कार्य करते हैं और विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचान कर काटते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल करके आई है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की उपस्थिति का पता डब्ल्यू आर्बर ने लगा लिया था। वर्नर आर्बर नाम के वैज्ञानिक ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी कि कुछ जीवों में कुछ बैक्टीरिया के अंदर विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं जो बाहर से आने वाले किसी भी दूसरे डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। ये भविष्यवाणी की थी और इन्होंने उस भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों मिस्टर नाथन और मिस्टर स्मिथ के साथ मिलकर के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की खोज की, और इस कार्य के लिए 1978 में इन तीनों वैज्ञानिकों डब्ल्यू आर्बर, नाथन और स्मिथ को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ये जो एंजाइम हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम से पहचान कर फिर मध्य में से काटते हैं, ये पाए जाते हैं इस्चीरिया कोलाई, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया में, और कुछ आर्की बैक्टीरिया में भी ये नेचुरली पाए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जिन्हें हम आणविक कैचियाँ, सीमाकारी एंजाइम, अवरोधित एंजाइम कहते हैं, इन जीवाणुओं की बैक्टीरियोफेज डीएनए या फिर बाहरी डीएनए को काट करके इनकी रक्षा करते हैं। हमें अभी पिछले पेज में हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बेसिलस में, सीरिया कोलाई में, आर्की बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज उनके लिए क्या काम करते हैं? तो ये उन जीवाणुओं के लिए किसी बैक्टीरियोफेज के डीएनए से उनकी सुरक्षा करता है यह एंजाइम। बैक्टीरियोफेज का डीएनए, जैसे कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है, और ये उसके पास एक विशेष प्रकार का
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ये पढ़ा। जब कोई बैक्टीरियोफेज इस जब कोई बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा और अपने डीएनए को यहाँ जीवाणु में ट्रांसफ़र कर देगा बैक्टीरिया में, तो इस डीएनए जो बाहर से बैक्टीरियोफेज से आया है, इस डीएनए से इस जीवाणु को बचाने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इस डीएनए का विघटन कर देगा। अर्थात यह एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली है जो जीवाणुओं में पाई जाती है। किससे बचने के लिए? बाहरी डीएनए से बचने के लिए या फिर बैक्टीरियोफेज के डीएनए से बचने के लिए ये काम किया जाता है। अर्थात ये एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली है जो जीवाणुओं में पाई जाती है। किसी बाहरी डीएनए के एंटर करने के बाद उसको काट दिया जाता है इन्हीं आरई के द्वारा। प्रत्येक रेस्ट्रिक्टेज डीएनए के विशिष्ट 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड लंबे अनुक्रम को पहचानेगा और उस अनुक्रम को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे और तत्पश्चात इसी अनुक्रम से वो कट लगाता है। देखिए, रेस्ट्रिक्टेज मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आरई सीमाकारी एंजाइम, ये क्या करते हैं? ये किसी भी डीएनए को जब काटते हैं तो काटने से पहले उस डीएनए के 4 से 8 बेस पेयर लंबे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, उसको वहाँ से पहचानते हैं और पहचानने के बाद उसको वहाँ से काटने का कार्य रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज करते हैं, आरई करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए में जगह जगह पाया जाने वाला ऐसा न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो कि डीएनए को दोनों दिशाओं 3 प्राइम से 5 प्राइम या फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम में पठन करने पर समान आता है। ठीक वैसे ही जैसे कि मलयालम को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो मलयालम पढ़ा जाएगा और अगर इस दिशा में पढ़ेंगे तो भी मलयालम पढ़ा जाएगा। यही बात नवीन और मैडम और यहाँ एंड मैडम डीएनए अगर आप बाएं से दाएं पढ़ते हैं तो समान आएगा, और ऐसा सीक्वेंस अगर डीएनए में हो तो वही सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि जी ए ए टी टी सी 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम जी ए ए टी टी और सी 3 प्राइम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 प्राइम से 3 प्राइम पर पढ़ने पर भी जी ए ए टी टी सी आ रहा है और इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ने पर भी यह जी ए ए टी टी सी आ रहा है। तो ऐसा ही अनुक्रम पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहलाएगा। यदि डीएनए में कहीं पर भी ऐसा कोई पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है तो उस पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचान करके आरई उसको विशिष्ट जगह से काट देगी। पर ध्यान दें, आरई की कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की कुछ शर्तें हैं, और वो शर्त इस प्रकार से हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज सदैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ही काम करेंगे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर कार्य नहीं करते। अब तक लगभग 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यानी कि आणविक कैंचियों की खोज हो चुकी है। सबसे पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हाइंड सेकंड था। 1963 में इसको खोजा गया और इसकी खोज के बाद 1978 में आर्बर, नाथन और स्मिथ को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देखिए, इतने साल बाद इनको पुरस्कार से नवाजा गया, क्योंकि जब भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो उसके देने से पहले उसका यूज, उसके इम्प्लीमेंट देखे जाते हैं, तब जा करके पता चलता है। तो एक प्रश्न है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है, और उस एनसीईआरटी बुक में क्या कह रहा है वो प्रश्न? सीमाकारी एंजाइम यानी कि आरई जीवाणुविक डीएनए को अपघटित नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का मतलब समझे पहले कि जैसे कि जीवाणु है और इस जीवाणु का ये न्यूक्लियोटाइड और ये विशेष कलर में मैं बता देता हूँ आपको, अलग कलर में, ये है
RE जो इस बैक्टीरिया के पास है। जब 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 इस बैक्टीरिया को जब इस बैक्टीरिया को कोई बैक्टीरियोफेज संक्रमित करता है, और ये बैक्टीरियोफेज का माना कि डीएनए है, बैक्टीरियोफेज संक्रमित करता है तो अपना डीएनए इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। अपना डीएनए इसमें क्या कर देगा? ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब ये जो डीएनए है ये क्या करता है? ये डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए से कनेक्ट होकर के इसे आदेशित करता है अपने समान नए बैक्टीरियोफेज बनाने के लिए, और अंततः इस बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाएगी। ये नए बैक्टीरियोफेज को जन्म देगा, कॉपी करेगा। इससे बचने के लिए यही बैक्टीरिया क्या करता है? इसके पास एक सुरक्षा प्रणाली है, और वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नाम का एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है? जैसे ही जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है, तो ये RE इस डीएनए को काट देता है, किंतु अपने डीएनए को नहीं काटता। ये अपना सवाल है। यानी कि बैक्टीरिया स्वयं के डीएनए को न काट करके बाहरी डीएनए को काटता है। ऐसा क्यों? यदि जिस डीएनए को ये बाहर से आए हुए डीएनए को काटता है तो एक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचान करके वहाँ से काटता होगा। अगर पैलिंड्रोमिक अनुक्रम वही का वही बैक्टीरिया के स्वयं के डीएनए में हुआ तो वहाँ से क्यों नहीं काटता? तो इसके लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रणाली खुद बैक्टीरिया के अंदर होती है। तो समझें इसको कि जीवाणु कोशिकाओं में RE के अतिरिक्त एक विशेष एंजाइम और पाया जाता है, और उसे कहते हैं मिथाइल ट्रांसफरेज या फिर मिथाइलेज, जो कि जीवाणुविक डीएनए में उपस्थित समस्त पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। देखिए, स्वयं के डीएनए को वो क्यों नहीं काटता है? क्योंकि जीवाणु के डीएनए में भी उस RE से संबंधित पहचाने जाने योग्य पैलिंड्रोमिक अनुक्रम तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सुरक्षा परत चढ़ा दी जाती है, और वो सुरक्षा परत चढ़ाने का कार्य मिथाइल ट्रांसफरेज करता है कि जो RE बैक्टीरिया के अंदर है वो खुद के डीएनए में उपस्थित पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को ना पहचान ले। इसके लिए वहाँ पर जहाँ पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है उन पर CH3 यानी कि मेथिल समूह जोड़ देता है मिथाइल ट्रांसफरेज, और ये समूह जोड़ करके उसको सुरक्षित कर देता है। और इस वजह से सीमाकारी एंजाइम कभी भी अपने खुद के डीएनए को नहीं काटते, जबकि वायरल डीएनए में अगर उनको पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहीं भी दिख जाता है वहाँ से वो काट देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेथाइलेशन नहीं होता है। तो ये सुरक्षा प्रणाली देखिए कितनी अजीबोगरीब है, स्वयं के डीएनए को ये नहीं काटते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे RE का नामकरण। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो RE के नामकरण से संबंधित होगा। थैंक यू वेरी मच।